फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम तैयारी। कल मैंने आपको चैप्टर 8 पढ़ाया था, पवन, तूफान और चक्रवात। उसमें मैंने आपको ये बता दिया था कि पवन क्या होती है। गतिशील वायु को हम पवन कहते हैं। साथ साथ मैंने आपको बताया था कि वायु के कुछ गुण बताए थे, जैसे कि जब वायु जो होती है वो दाब डालती है, ठीक है। और वायु को जब हम गर्म करते हैं तो वायु प्रसारित होती है और ऊपर की ओर उठने लगती है, जिससे क्या होता है कि वहाँ के स्थान पे जो वायु का दाब है वो कम हो जाता है और उस वजह से उसके आसपास की जो वायु है जिसका दाब ज़्यादा होता है वो उसका स्थान घेर लेती है। ये सारी चीज़ें हमने बताई थी और आज मैं आपको बताऊंगी कि तूफ़ान, इस वायु का जो ये दाब है इसकी वजह से तूफ़ान और चक्रवात जो है वो किस तरह से आते हैं। ये एक प्राकृतिक घटनाएं हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे तड़ित, झांझा और चक्रवात। तड़ित झांझा यानी कि जो बिजली कड़कती हुई आपने देखी है, वो उसी को हम तड़ित झांझा कहते हैं। तो ये क्या होता है, भारत में ज़्यादातर गर्म आर्द्र उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में आती है। ताप में वृद्धि होने के कारण ऊपर की ओर उठती हुई पवन प्रबल हो जाती है, ठीक है। जब गर्म होती है तो क्या पवन ऊपर की ओर उठने लगती है और पवन वायु में पहले से विद्यमान जल बूंदों को अपने साथ ऊपर की ओर ले जाती है। और आपको पता है कि वायु में थोड़ा बहुत मॉइस्चर तो होता ही है, तो वो जो जल होता है उसे पवन ऊपर की ओर ले जाती है, जहाँ ताप कैसा होता है, कम होने के कारण वह जम जाती है और पुनः नीचे की ओर गिरने लगती है। फिर क्या होता है कि गिरती हुई जल की बूंदें और तीव्र वेग से ऊपर उठती हुई वायु की परस्पर क्रिया से बिजली कौंधती है, यानी वायु ऊपर की ओर जा रही है और बूंदें कैसी हैं, वो ठंडी बूंदें नीचे की तरफ गिरी, तो उन दोनों की आपस में क्रिया होती है जिसकी वजह से बिजली कड़कती है और जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है और इस घटना को हम तड़ित झंझावात कहते हैं। तो समझ में आया आपको कि कैसे होता है कि जब उधर किसी स्थान की जो वायु होती है वो गर्म हो जाती है तो वो ऊपर की ओर उठने लगती है और जिसकी वजह से उसके साथ उसमें जो मॉइस्चर यानी बूंदें वो भी ऊपर जाती हैं, लेकिन ऊपर तापमान कम होता है तो वहाँ वो जम जाती हैं। फिर क्या है, वो जब नीचे पुनः बरसती हैं तो वायु ऊपर की तरफ जा रही है भाई और बूंदें नीचे की तरफ, वो आपस में टकराती हैं और जिसकी वजह से बिजली कड़कती है और ध्वनि की हमें आवाज़ आती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, बिजली का कड़कना कहते हैं। अब ये क्या होता है कि हमें इस समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर ऐसी बिजली कड़कती हुई अगर हो रही है, बारिश हो रही है और बिजली कड़क रही है, तो किसी ऐसे वृक्ष के नीचे आपको आश्रय ले लेना चाहिए, यानी कहीं पे पेड़ हो तो आप उसके नीचे चले जाएं। छोटे वृक्ष के नीचे आश्रय ना लें, बड़े वृक्ष के नीचे लें। और खुली ज़मीन पे तो खड़े हैं जहाँ आपको आसपास कहीं भी पेड़ ना मिले तो वहाँ क्या करें, आप लेट जाएं। धातु की डंडी वाले छाते का उपयोग ना करें बिल्कुल भी, क्योंकि उनसे क्या करंट लग सकता है, ठीक है। फिर है खिड़की के निकट ना बैठें, खिड़की के पास भी नहीं बैठना चाहिए, बिजली आ रही है इसलिए। तो जितने भी जो खुले स्थान होते हैं ना, वहाँ आपको नहीं रहना चाहिए उस समय। कार अथवा बस आश्रय लेने के लिए सुरक्षित होते हैं क्योंकि वो क्या बंद है। यदि आप जल में हैं तो बाहर निकलकर किसी इमारत में चले जाएं। पानी में तो बिल्कुल नहीं रहना चाहिए क्योंकि पानी में क्या है, पानी में भी करंट जो है वो बहुत जल्दी लगता है। मैंने आपको साइंस का चैप्टर पढ़ाया था तो बताया भी था ना कि पानी जो होता है उसमें क्या है, करंट लगता है क्योंकि उसमें लवण होते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए बिजली से बचाव करने के लिए। अब हम देखते हैं कि जो तड़ित झंझा है या जो बिजली का कड़कना है उससे चक्रवात कैसे बन जाता है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि जल को द्रव से वाष्प अवस्था में परिवर्तित करने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता है, यानी कि जल है, अब उसे अगर वाष्प में ले जाना तो हम क्या करेंगे, उसको गर्म करेंगे यानी ऊष्मा देंगे तो वो भाप बन के उड़ जाएगा। और फिर क्या वाष्प के द्रव में संघनित होने पर वह ऊष्मा वापस मिल जाती है, यानी कि अगर हम उस भाप को इकट्ठा कर लें, कंडेंस कर लें, तो वो द्रव में बदल जाएगा, लेकिन वो जो ऊष्मा है वो क्या हम वापस से एनवायरनमेंट में मिल जाती है। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। बादल के बनने से पहले जल वायुमंडल से ऊष्मा लेकर वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। बादल कैसे बनते हैं, जो धरती पर जल है जैसे नदी में, तालाबों में, वो ऊष्मा से क्या होता है, ऊष्मा की वजह से वाष्प में परिवर्तित हो जाता है और वायुमंडल में चला जाता है। तो जब जल वाष्प वर्षा की बूंदों के रूप में पुनः द्रव रूप में परिवर्तित होती है, यानी कि जो ये जल वाष्प है वो बारिश के रूप में गिरती है ज़मीन पे द्रव्य में बदलकर,
तो यह ऊष्मा वायुमंडल में निर्मुक्त हो जाती है। समझ रहे हैं? यानी कि हाँ, ये जो भी ऊष्मा उसको लगी थी लिक्विड से गैस के फॉर्म में बदलने में, ठीक है, वो सारी ऊष्मा भी वायुमंडल में क्या है, निर्मुक्त हो जाती है। अभी जो निर्मुक्त होने वाली ऊष्मा है उससे क्या होता है कि निर्मुक्त होने वाली ऊष्मा से आसपास की वायु गर्म हो जाती है, क्योंकि ऊष्मा निकली है, ठीक है, तो आसपास की जितनी भी वायु होगी वो गर्म हो जाएगी और इस प्रकार गर्म वायु क्या होगी, ऊपर की ओर उठने लगेगी, जिससे वायु दाब कम हो जाएगा। तो उस एरिया जो वहाँ का एरिया है वहाँ का वायु दाब कम हो जाएगा। ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, है ना। फलस्वरूप तड़ित झंझा होगा कि केंद्र की ओर उच्च वेग की अधिक वायु गति बहने लगेगी। वहाँ वायु दाब कम हो गया तो उसके आसपास की जो अधिक दाब वाली वायु है वो उस तरफ की ओर बहने लगेगी, जिससे क्या होगा कि अब ये जो चीज़ हुई, उच्च वेग की जो अधिक वायु उसकी ओर आने लगी। अब इस चक्र की पुनरावृत्ति अनेक बार होती है ना, ऐसा बार बार होगा, ठीक है। अब बार बार होने से क्या होगा कि घटनाओं की एक श्रृंखला बन जाएगी, एक चेन बन जाएगी और अंत में बहुत ही निम्न दाब के एक ऐसे क्षेत्र, ऐसे तंत्र का निर्माण हो जाएगा। यानी अब क्या धीरे धीरे क्या वायु दाब कम हो रहा है, उधर से अधिक वेग वाली वायु आ रही है, फिर वायु दाब कम हो रहा है, अधिक वेग वाली, तो ये घटना बार बार से रिपीट होगी और अंत में क्या होगा कि बहुत ही कम निम्न दाब हो जाएगा उस स्थान पर, और जिसके चारों ओर उच्च वेग की वायु की अनेक परतें कुंडली के रूप में घूमने लगेंगी और मौसम की इस स्थिति को फिर हम चक्रपात कहते हैं। तो मेनली चक्रपात यानी साइक्लोन जो है आने का रीज़न क्या है, जो ये टेम्परेचर में चेंज आया, ठीक है। इसीलिए जो ऐसा मौसम होता है जैसे गर्मी के बाद का जो मौसम होता है, ठीक है, उस समय चक्रपात जो है वो आते हैं, क्योंकि उस समय टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं और वायु दाब में अंतर आने की वजह से फिर इस तरह की कंडीशन होती है। तो ये कैसा होता है, जब बार बार ये चीज़ रिपीट होगी, हवाएं बार बार तेज वेग की आएंगी तो फिर चक्रपात का निर्माण होगा, ठीक है। अब देखिए ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि वायु वेग और वायु दिशा चक्रपात के तापमान और आर्द्रता में वृद्धि करने वाले कुछ कारक हैं। यानी कि चक्रपात का जो तापमान है उसे कौन बढ़ाता है, उसमें दो फैक्टर हैं, वायु का वेग और वायु की दिशा, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये लाइन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि चक्रवात के तापमान और आर्द्रता में वृद्धि कौन करता है, वायु वेग और वायु दिशा। अब ये देखिए ये एक चित्र है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि चक्रपात है और यहाँ पे बहुत सारी धारा का प्रभाव एक पूरी साइकिल सी बन गई है। तो किसी चक्रपात का केंद्र एक शांत क्षेत्र होता है, जो केंद्र होता है वो शांत होता है और इसे झांझा का नेत्र कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे आई कहते हैं, ठीक है। कोई विशाल चक्रपात वायुमंडल में वायु का तेजी से घूर्णन करता पिंड होता है, क्योंकि गोल 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 घूम रहा है बहुत तेजी से, तो एक तेजी से घूमते हुए पिंड की तरह लगता है और पृथ्वी तल से 10 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होता है। चक्रवात के नेत्र का व्यास 10 से 30 किलोमीटर तक होता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं, बस इतना आपको पता नहीं चाहिए, जो केंद्र होता है उसको नेत्र कहते हैं, ठीक है। जो ये नेत्र होता है वो क्या होता है, बादलों से मुक्त होता है, यहाँ पे कोई बादल नहीं होते, ठीक है, और इसमें पवन का वेग भी न्यून होता है। इस शांत और स्पष्ट नेत्र के इर्द गिर्द लगभग 150 किलोमीटर में आपका बादल का क्षेत्र होता है। यानी नेत्र जो होता है वो तो शांत होता है, वहाँ पे पवन का वेग भी बिल्कुल कम होता है और ना ही बादल होते हैं, लेकिन जो उसके बाहर का क्षेत्र यानी आसपास का जो क्षेत्र है उसमें 150 किलोमीटर आम आपका बादल का क्षेत्र होता है। और ये जो क्षेत्र है इसके आसपास का, इस क्षेत्र में बहुत ही घने बादल होते हैं, ठीक है। वेग भी जो होता है, पवन का जो वेग होता है वो भी बहुत ज़्यादा उच्च होता है। इसलिए जो साइक्लोन या चक्रपात की जो आई होती है यानी नेत्र होता है वो जहाँ पे भी आता है, जिस क्षेत्र में भी आता है वहाँ बहुत भारी नुकसान करता है। इस क्षेत्र से परे पवन वेग क्रमशः कम होता जाता है, यानी कि ये जो आई है इसके आसपास का जो क्षेत्र धीरे धीरे दूर का जो एरिया होता है वहाँ पे कम होता जाता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे एक फ़ोटो में देख रहे होंगे नीचे वाले उसके ये आई को दिखाया है। अब हम देखेंगे कि चक्रपात द्वारा होने वाला विनाश। चक्रपात जो है, जैसे मैंने आपको बोला कि एक प्राकृतिक घटना है, बहुत ही ज़्यादा जो नुकसान पहुंचाती है। तो इससे क्या होता है कि चक्रपात के नेत्र में निम्न दाब के कारण उसके केंद्र में जल सतह उच्च स्तर का तक उठ जाता है
और उठता जल 3 से 12 मीटर की ऊंचाई तक उठ सकता है। यानी वह पानी के जो लहरें वो बहुत ज़्यादा ऊंची हो जाती हैं और जो कि बहुत ज़्यादा नुकसान करती हैं, जिससे जीवन और संपत्ति की गंभीर हानि होती है। और ये पानी मृदा की उर्वरता को भी कम कर देता है, यानी मृदा को नुकसान करता है। और जितने भी जीवन है, चाहे इंसान है या जो भी उसकी लपेट में आते हैं, वो सभी जो है बहुत ज़्यादा भारी नुकसान होता है। चक्रवात को विश्व के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नाम से जाना जाता है। अब ये इंपॉर्टेंट है, देखिए चक्रवात जो होता है इसको इंग्लिश में साइक्लोन कहते हैं, लेकिन जो अलग अलग जगह जहाँ पे ज़्यादातर आता है वहाँ पे इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे अमेरिका महाद्वीप में बहुत आता है, हर साल लगभग चांसेस रहते हैं आने के, वहाँ पे इसे हैरिकेन कहा जाता है। और फिलीपींस और जापान में ये टाइफून के नाम से कहलाते हैं। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका में इसे किस नाम से कहते हैं, जाना जाता है हैरिकेन से, और फिलीपींस और जापान में इसे टाइफून के नाम से जाना जाता है। ये फ़ोटो में मैंने आपको सर्कल करके भी बताया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट था। तो आपको पता चल गया होगा कि चक्रपात जो है वो किस वजह से आता है। चक्रपात अपने साथ अति उच्च वेग की पवन लाता है ना। अब क्या होता है, पवन ही तो है, उसमें बहुत ज़्यादा वेग की पवन हो गई, क्योंकि वहाँ पे क्या हो गया, दाब जो हो गया वो बहुत ज़्यादा कम हो गया था। तो जो घरों और दूरभाष और अन्य संचार प्रणाली, वृक्षों आदि को बहुत ज़्यादा क्षति पहुँचा देता है। अब हम देखेंगे टॉर्नेडो। टॉर्नेडो क्या है? तो हमारे देश में टॉर्नेडो अधिक नहीं आते, लेकिन टॉर्नेडो गहरे रंग के कीपाकार बादल होते हैं और इनकी कीप जैसी संरचना आकाश से पृथ्वी तल की ओर आती हुई प्रतीत होती है। तो टॉर्नेडो क्या होते हैं? ये भी क्या है, प्राकृतिक आपदा लाने वाले होते हैं। ये गहरे बादल होते हैं और कीप के आकार के होते हैं, जो कि पृथ्वी तल की ओर आते हुए दिखेंगे। यानी जो कीप होता है उसका नुकीला हिस्सा आपको नीचे की तरफ दिखेगा, ठीक है। टॉर्नेडो लगभग 300 किलोमीटर पर आवर के वेग से गति कर सकता है, बहुत ज़्यादा स्पीड होती है। देखिए 300 किलोमीटर पर आवर का इसका स्पीड है। अब टॉर्नेडो कमज़ोर भी हो सकते हैं, निर्बल भी हो सकते हैं, लेकिन निर्बल और बहुत ज़्यादा खतरनाक भी हो सकते हैं। तो अब किसी टॉर्नेडो का व्यास 1 मीटर जितना कम अथवा 1 किलोमीटर अथवा उससे भी अधिक हो सकता है, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है उनके कि वो कितने ज़्यादा तीव्र हैं, तो उतना उस हिसाब से वो नुकसान जो है वो पहुंचाते हैं। टॉर्नेडो से बचा। अब देखिए इस टॉर्नेडो में होता क्या है। तो टॉर्नेडो जो होता है उसमें बीच पे जो है वो बहुत ही ज़्यादा दाब कम होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो अपने आसपास की जितने भी धूल मिट्टी कंकड़ पत्थर कचरा जो भी छोटी मोटी वस्तुएं आती हैं उसको वो अपने अंदर लपेट लेता है। यानी हवा का एक गोला सा होता है बादलों का, उसके अंदर वो सब सामान भर जाता है और फिर उसे क्या करता है, वो बाहर की तरफ फेंक देता है, धकेल देता है। तो वो अगर आप लोग के ऊपर आके गिरेगा तो आपको बहुत ज़्यादा क्या है, हानि पहुंचा सकता है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि आपने बहुत बार छोटा मोटा जो देखा भी होगा ऐसे हवा को घूमते हुए, ठीक है। अब इससे आपको बचाव कैसे करना चाहिए? तो इससे बचाव के लिए क्या करना चाहिए कि टॉर्नेडो से बचाव के लिए आपको किसी ऐसी जगह पर चले जाना चाहिए जहाँ पे क्या कुछ भी खुला खिड़की विड़की ना हो, यानी आप कह सकते हैं अंडरग्राउंड जगह जो होती है ना, उस तरह की जगह पे आपको चला जाना चाहिए। यदि ऐसे आश्रम उपलब्ध ना हो तो टॉर्नेडो से बचाव के लिए खिड़कियों को बंद करके किसी मेज या बेंच आदि के नीचे आश्रय ले लेना चाहिए, यानी बंद जगह पे, ताकि कोई चीज़ आके गिरे तो आपको हर्ट ना करे, ठीक है। इन स्थानों को कचरा आसानी से नहीं पहुंच पाता और बचाव के लिए आपको घुटनों के बल नीचे झुककर अपनी बाहों को अपने सिर और गर्दन के चारों तरफ लपेट लेना चाहिए, ताकि आपका सिर जो है वो बचा रहे मेन, क्योंकि सिर पे इंजरी होने से इंसान की जान जा सकती है, तो उसका बचाव करना चाहिए, ठीक है। तो ये अब देखते हैं हम लोग कि जो पवन है उसके वेग को कैसे मापा जाता है। तो जो जो भी तूफ़ान आता है, जहाँ पे जैसे निम्न दाब के जो तंत्र होते हैं उसको पता करने के लिए क्या है, हमारा एक पवन वेग मापी होता है, ठीक है, जिसे वायु मापी कहते हैं। पवन के वेग की माप करना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ताकि आपको पता चले कि पहले से ही जैसे पता चल जाता है ना कि यहाँ पे जो है तूफ़ान आने वाला है, वो कैसे बता देते हैं, वो इसीलिए तो बता देते हैं कि ये पवन मापी होता है। उससे हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे जो है वो हवाएं बहुत ज़्यादा तीव्र गति से चलने लगी हैं, इसलिए पहले से पता चल जाता है कि यहाँ पे क्या है, चांसेस हो रहे हैं कि तूफ़ान आ सकता है। अब उन्नत प्रौद्योगिकी सहायक सिद्ध हुआ है इस चीज़ में, क्योंकि क्या हो गया है कि उपग्रह और रेडार की उपलब्धि से अब हम ये संभव हो गया है कि किसी भी संभावित झांझा के 48 घंटे से पहले ही जो है
चक्रपात सतर्कता अथवा चक्रपात सूचना जो है वो जारी कर दी जाती है और चक्रपात चेतावनी भी कम से कम 24 घंटे पहले जारी कर दी जाती है। जब चक्रवात तट के निकट होता है तो हर घंटे अथवा हर आधे घंटे पर उसकी प्रकृति और दिशा के बारे में संदेश प्रसारित किए जाते हैं। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है कि चक्रपात सूचना जो है वो पहले से ही बता दी जाती है और 48 घंटे में, और 24 घंटे पे तो बहुत जल्दी जल्दी वो बताते रहते हैं ताकि वहाँ के लोग जो हैं कैसे अलर्ट हो जाएं। अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन चक्रपात से संबंधित आपदाओं को मॉनिटर करने में सहयोग प्रदान करते हैं। तो आजकल क्या हो गया, ये उपग्रहों की वजह से हमें चीज़ें जो है पहले से ही पता चल जाती है, हम उस हिसाब से फिर अलर्ट हो जाते हैं। तो आपने अब इस पूरे चैप्टर में क्या देखा वो हम लोग सारांश में देखेंगे। सबसे पहले तो हमने क्या देखा कि हमारे आसपास की जो वायु है वो दाब डालती है। ठीक है, क्योंकि उसमें मॉलिक्यूल्स है और वो दाब डालती है। लेकिन जब वायु को गर्म करा जाता है तो वो क्या होती है, वो प्रसारित होती है। और ठंडी वायु कैसी होती है, संकुचित होती है। गर्म वायु ऊपर की ओर उठती है जबकि अपेक्षाकृत ठंडी वायु की प्रवृत्ति क्या है, पृथ्वी की सतह की ओर आने की होती है। अब जब वायु जो है गर्म होती, प्रसारित होती, ऊपर की ओर उठती है तो उस स्थान पर वायु दाब कैसा हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि वायु के जो परमाणु है वो कैसे दूर दूर हो गए और आसपास के क्षेत्र की उच्च दाब की ठंडी वायु उस स्थान को घेर लेती है। ठीक है, अब मैंने ये चीज़ आपको बताई। उसके अलावा क्या है, वायु पवन क्या है, गतिशील वायु है। जो गतिशील होती है उसे पवन कहते हैं। पृथ्वी पर असमान तापन पवनों के बनने का प्रमुख कारण है, यानी असमान जो ताप है वो किसका प्रमुख कारण है, पवनों का, यानी उससे पवन का निर्माण होता है। जल वाष्प वाली पवन वर्षा लाती है, यानी ऐसी पवन जिसके अंदर जल वाष्प है, ठीक है, वाटर वेपर है, तो वो वर्षा लाती है। उच्च वेग की पवन और वायु दाब के अंतर से चक्रपात बनते हैं। इंपॉर्टेंट है, चक्रपात किससे बनते हैं, उच्च वेग की पवन और वायुदेव के अंतर में जो वायु दाब का अंतर आया, यानी बाहर की तरफ ज़्यादा और अंदर की तरफ कम, उसकी वजह से चक्रपात बन जाता है। उपग्रह तथा रडार जैसी उन्नत प्रौद्योगिकी की सहायता से चक्रपातों को मॉनिटर करना आसान हो गया है। ठीक है, इसके अलावा जो हम पवन का जो वेग है वो हम किससे नापते हैं, वो हम वायुमापी से नापते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी इस चैप्टर में। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर था, बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको इसमें जानने को मिली होंगी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। कल फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।